नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिशिता। आज 1 जुलाई है और आज का दिन नेशनल डॉक्टर्स डे के नाम से मनाया जाता है। क्योंकि आज हमने ये दिन उन्हीं के नाम किया है, तो इसी सिलसिले में आज खास मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे। राजधानी भोपाल में स्थित नवोदय कैंसर हॉस्पिटल के ऑनर, फर्स्ट ऑन्कोलॉजिस्ट अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश के, मतलब जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था, तो फर्स्ट ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर श्यामा अग्रवाल जी से। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और जिस तरह से डॉक्टर्स की अहमियत हमने समझी है, कोरोना काल से हम गुजरे हैं, जिस परिस्थिति से गुजरे हैं, और यहाँ पर तो आप पूरी फैमिली में ही सभी डॉक्टर्स से, और आम हम समाज की बात करें तो वैसे ही डॉक्टर्स की अहम भूमिका रहती है, अहमियत उन्हें दी जाती है। लेकिन इस परिस्थिति ने भी हमें समझा दिया कि धरती के भगवान जो है वो डॉक्टर से, कि अगर डॉक्टर्स नहीं होते तो आज क्या स्थिति होती, इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत ही आपने दिल को छूने वाली बात कही है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जो कोरोना काल था, हमारे हालांकि डॉक्टर्स का ये जो डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, 50 साल से ऊपर हो गए इसको। डॉक्टर वी.सी. रॉय के जन्मदिन पे मनाया गया था और उन्होंने जो समाज के लिए योगदान दिया वो अद्वितीय था, और उन्हीं की याद में ये डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। लेकिन डॉक्टर्स का जो आपने कहा कि एक नोबल प्रोफेशन है, एक व्यवसाय नहीं कहेंगे इसको, सेवा का भाव रहता है ये। और इसमें जैसे कई इस तरह की धारणाएं होती हैं कि डॉक्टर भगवान का एक रूप होता है। ये वाकई कई बार लगता है, क्योंकि हम भी देखते हैं कई बार कैंसर पेशेंट के, जैसे मैं देखता हूँ केसेस, जब पेशेंट आता है तो पेरेंट्स की आंखों में आंसू होते हैं और उम्मीद की कोई किरण कहीं नहीं होती है, और जब वो उनका बेटा या कोई परिवार का सदस्य ठीक होकर जाता है तो वो इतने भाव को विभोर होके और पांव छूते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ना, हमारे तो हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन आज क्या ईश्वर आप ही हैं करके ऐसा एक फीलिंग होती है। और ये एक बार नहीं कई बार होता है, तो लगता है कि हम जो समाज को दे रहे हैं वो वाकई अपने प्रोफेशन में एक बड़ा मान है उसका। और जब कोरोना काल आया, जैसा आपने कहा, उस वक्त तो जो सेवाएं डॉक्टर्स ने दी है, मैं सिर्फ डॉक्टर्स का नहीं कहूँगा, नर्सेस ने भी जो सेवाएं दी हैं वो, उसका कभी भी चिरकाल तक कोई उसका उदाहरण नहीं हो सकता है। मेरी बिटिया टाटा मेमोरियल में कोरोना ड्यूटी करती है, तो उसकी जो कोविड की जो ड्यूटी है वो पीपी किट जो हम देखते हैं इतना हैवी होती है, और एक बार आपने पहन लिया तो फिर आप ड्यूटी 8-10 घंटे की है चाहे 10 घंटे की है, आप उसको उतार नहीं सकते हो। और वो इतनी गर्म थी, और आपको पता है कि दोनों लहर आई, जो पिछली वाली भी और इसमें भी, वेदर वॉज नॉट सूटेबल, लेकिन फिर भी उन लोगों ने ड्यूटी की है और लोगों को अपनी जान पे खेल कर और लोगों की जान बचाई है, जिनको भी हम बचा सकते थे। हम ये नहीं कहते कि हम 100% लोगों को बचा पाएंगे, लेकिन 80 में से 100 में से 80 या 70 लोगों को तो डेफिनेटली ओवरऑल, हम अगर देखें हमारे पूरे भारतवर्ष के आंकड़ों को, तो 80% क्योर रेट तो हमने दिया है। ये वाकई सम्मान की बात है, और मुझे आज गर्व है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। जब एक मरीज या एक परिवार जब हॉस्पिटल में जाता है अपनी बीमारी लेके, तो उसका पूरा भरोसा एक डॉक्टर पर ही होता है कि सब वो डॉक्टर पर छोड़ देता है, जान बचेगी तो उनकी वजह से बचेगी। और वही भरोसा जो है बहुत मुश्किल होता है लोगों में डेवलप करना, क्योंकि हमने जो ये काल देखा उसमें हमने बहुत सारी स्थितियां देखी कि हॉस्पिटल में भी कई चीज़ों की कमियां हमने देखी है। उस समय उनको भी स्टेबल करना, खुद को भी स्टेबल करके रखना, और जो ड्यूटी डॉक्टर्स ने की पीपी किट में, जिस तरह से आपने बताया, सातों दिन 24 घंटे, कई डॉक्टर्स तो ऐसे थे जो घर नहीं गए, कई महीनों तक अपने परिवार का चेहरा नहीं देख पाए। तो उस समय खुद को स्टेबल रखना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है। मेरे ख्याल से ये एक सामान्य नागरिक या सामान्य जन की बात नहीं हो सकती है। ये ईश्वर जो शक्ति देता है, जो ईश्वर ने कहा कि मेरा दूसरा रूप तुम हो, तो वाकई वो अंदर इतनी शक्ति भर देता है। और उस वक्त ड्यूटी के वक्त डॉक्टर भी लगता है कि नहीं, मैं, क्योंकि
जो पेशेंट आया है वो पूरी जिम्मेदारी से मेरे पे भरोसा करके आया है, तो उसके भरोसे को ना तोड़ते हुए जो बेस्ट कर सकते हैं वो करते हैं। और जैसे कि आपने कमियों की बात भी कही, जैसे कि अभी इस कोरोना काल में हमने देखा ऑक्सीजन की कमी रही, इंजेक्शन्स की कमी रही, लेकिन बावजूद इसके हम लोगों को जैसे ट्रेनिंग दी जाती थी। मेरी जब पोस्टिंग हुई थी इंटर्नशिप में अब्दुल्लागंज में, आई पोस्टेड फॉर 3 मंथ्स, तो वहाँ तो कुछ भी नहीं था। इंस्पाइट ऑफ दैट हमको ट्रेनिंग दी गई थी कि अभाव में कैसे आप इलाज कर सकते हैं और कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं उसमें। वही ट्रेनिंग आज हमको यहाँ काम आती है कि हम अगर ऑक्सीजन ख़त्म भी हो रहा है तो हम नर्स को बिठा देते हैं, तो वो एम्बू बैग से ही जो एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन है उससे वेंटिलेट कर रही है। इंजेक्शंस नहीं है तो उसके अल्टरनेटिव कुछ इंजेक्शंस हम दे पा रहे हैं। तो रियली ये बहुत ही ऐसी चीज़ है कि जो एक साधारण व्यक्ति या जनमानस के बहुत ऊपर है और मेरे ख्याल से थोड़ा ईश्वर के करीब है। निश्चित ही एक दौर हमने वो भी देखा जब वैक्सीन हमारे पास नहीं थी। जी। पिछले साल की मैं बात करूँ, कोई इलाज हमारे पास इस महामारी का नहीं था। एक तो ये ऐसी महामारी थी कि कुछ समझ में भी डॉक्टर्स को भी नहीं आ रहा था कि क्या इसके लक्षण हो सकते हैं। वो दौर आपके लिए क्या अनुभव भरा रहा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल समय होगा कि ना हमारे पास दवाई है, ना इक्विपमेंट्स है, ना हमें समझ में आ रहा है कि ये बीमारी आखिर है क्या। जी जी, आपका ये सवाल मुझे को याद दिलाता है जब हमने गैस पीड़ितों की मदद की थी। जब गैस निकली थी उस वक्त की किसी को नहीं मालूम था कि कौन सी गैस रिसाव हुआ है। लोग आ रहे थे, वो मर रहे थे हॉस्पिटल्स में, रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे थे। इवन आई ड्रॉप्स नहीं थी, हम लोगों ने आई ड्रॉप्स की जगह पानी डाला है। ऑक्सीजन भी उस वक्त एकदम से ख़त्म हो रही थी, क्योंकि हमको पता नहीं था क्या विपदा है, कौन सी महामारी है, तो हमको कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी नहीं पता था। लेकिन हमने ट्रीटमेंट किया और काफ़ी लोगों को बचाया। सेम कोरोना काल में हुआ। पहली लहर में थोड़ा केसेस कम रहे, कोरोना का वेरिएंट भी थोड़ा सिंपल था, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि उस वक्त बच्चों को ज़्यादा परेशानी नहीं हुई थी और बहुत कम लोगों को इफेक्ट होते थे, बहुत कम मृत्यु दर थी। लेकिन सेकेंड वेव तो बहुत ही ख़तरनाक थी और उसमें जो वेरिएंट था वो बच्चों को भी उसने परेशान किया और काफ़ी मृत्यु दर रही। तो ये एक तरह का जो आज डॉक्टर्स डे पे हम बात कर रहे हैं, तो ये जो प्रोफेशन है ये तो हमेशा रहना है और हमेशा इस तरह की विपदाएं आनी है और हमेशा महामारी या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम्स होगी जो कि डॉक्टर्स को फेस करना रहेगा। ज़रूरत आज ये है कि ऐसा विजन तैयार हो, ऐसे इमरजेंसी मैनेजमेंट्स के कोर्सेज हों, इस तरह के कुछ करिकुलम बने कि अचानक से अगर बाढ़ आ गई है या अचानक से भूकंप आ गया है या कोई इन्फेक्शंस हो गए हैं, उसके लिए एक हमारी कोर टीम तैयार होना चाहिए और उससे हर डॉक्टर्स को एटलीस्ट 3 डेज़ 4 डेज़ की ट्रेनिंग ऐसी होना चाहिए जो इस तरह की विपदाओं के लिए तैयार रहे। और रिसोर्सेज तो देखिए हमारी कंट्री इतनी बड़ी है कि अगर जो रिसोर्सेज की कमी हुई है वो तो हमेशा रहेगी, कभी वो पूर्ति नहीं हो सकती। आप कितने ही ऑक्सीजन प्लांट लगा दीजिए, आप कितने भी रेमडेसिविर तैयार कर लीजिए, एम्फोटेरिसिन भी तैयार कर लीजिए, बट इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उन सबको जैसे ये भी कहा जाता है कि डॉक्टर्स की जो रेशो है, जो नॉर्मली 1000 पे एक डॉक्टर होना चाहिए, हमारे देश में 10,000 में एक डॉक्टर है। तो डॉक्टरों की कमी, नर्सेज की कमी वो तो रहेगी, बट वही है कि अभाव में कैसे हम लोग अच्छे से अच्छी सेवा दे पाते हैं, कैसे लोगों को बचा पाते हैं, यही मेरे ख्याल से मिशन है आज के दिन का। बिल्कुल सेवा दे पाते हैं और सेवा दी भी है। स्थितियाँ, तस्वीरें हमने देखी है। हमारे दर्शक बिल्कुल जानना चाहेंगे कि जो दौर उस समय चला, कुछ तस्वीरें ऐसी भी निकल कर आई जो भावुक कर देने वाली थी कि डॉक्टर्स बाहर रह रहे हैं, 4-4 5-5 महीने तक घर नहीं गए हैं, अपने परिवार वालों से नहीं मिले। कुछ पेरेंट डॉक्टर्स थे जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, वो उनको छोड़कर अपने परिवार को एक साइड में रखकर उनका जो सेवा भाव का धर्म है वो निभा रहे हैं। तो एक मुश्किल भरी घड़ी थी वो, लेकिन फिर भी जो शपथ वो डॉक्टर्स लेते हैं वो उससे कभी पीछे नहीं हटते। जी जी, उसको हिपोक्रेटिक ओथ कहा जाता है और वो ओथ तो वाकई उस वक्त का जो क्षण होता है जिस वक्त हम ओथ लेते हैं, उस वक्त तो लगता है कि बस हम भी सैनिकों की तरह युद्ध पे जा रहे हैं, जंग पे जा रहे हैं और जो भी होगा वहाँ पे अगर जंग छिड़ी है तो आपके परिवार में जो भी हो रहा है वो आपको देखना नहीं है। और उससे भी फ़र्क अगर हम देखें कोरोना से, तो ये रहा कि आप अगर कोरोना की ड्यूटी करके आ रहे हैं तो आप बच्चों को गले नहीं लगा सकते हो,
आप किसी से मिल नहीं सकते हो, क्योंकि न जाने आपका कोरोना कब उन बच्चों को लग जाए। तो एक बहुत ही भारी मन से और बहुत ही कठोर दिल करके हमको ये सब ड्यूटी करना पड़ रही है। बिटिया का भी जब वहाँ ड्यूटी करती थी तो हमारा दिल बड़ा भारी हो जाता था कि कैसे कर रही होगी, लेकिन शी इज़ माई डॉटर, शी इज़ डन इट। बिल्कुल एक मुश्किल भरी घड़ी हमने देखी और वहीं अब वैक्सीन आ चुका है, वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है। सरकार अभी ये कह रही है कि जल्द से जल्द हम वैक्सीनेटेड पूरे प्रदेश को कर दें। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कई हम ग्रामीण क्षेत्रों में देख रहे हैं जो भ्रांतियां वैक्सीन को लेके हमने सुनी, अफवाहें जो सुनी उससे लोग डरे भी है कि हमें वैक्सीन नहीं लगवाना है, हमें ये हो जाएगा। तो उस पर क्या कहेंगे? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से आज का सबसे अच्छा सवाल यही माना जाऊंगा, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम जनरल पॉपुलेशन जो एक भ्रांति या दुष्प्रचार इसका किया गया है वैक्सीन का, वो एक बड़ा ही हजारों लाखों में अगर एक मृत्यु हुई तो उसका बड़ा चढ़ा के बताना कि वैक्सीन से मृत्यु हो गई है या इससे हार्ट अटैक हो गया है, ये बहुत ही गलत है। और ये एक किसी भी वैक्सीनेशन का, चाहे आप पोलियो लीजिए, चाहे बीसीजी का लीजिए, चाहे आप हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लीजिए, इतना उसमें एरर ऑफ मार्जिन रहता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा उसका दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए। हमारे कैंसर पेशेंट में ही काफ़ी भ्रांतियाँ थी कि हमको कैंसर है तो हम क्या वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन से हमको कहीं कैंसर तो नहीं बढ़ जाएगा, हमारे साथ कीमोथेरेपी चल रही है, रेडियोथेरेपी चल रही है, तो इसके चलते कुछ इससे साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा तो नहीं होंगे, अगर वैक्सीन लगवाएं तो कौन सा लगवाएं। इसमें भी बड़ा डिस्प्यूट हो गया था कि कोवैक्सीन लगवाएं या कोविशील्ड लगवाएं, तो ये भी काफ़ी अननेसरी कंट्रोवर्शियल इशू बना दिया गया। बट डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि हर व्यक्ति को वैक्सीन लगवाना चाहिए, क्योंकि जब वैक्सीनेशन 100% होगा तभी हमारा भारत कोरोना फ्री होगा। तो इसके लिए वैक्सीनेशन हर व्यक्ति को लगाना चाहिए, चाहे वो कैंसर पेशेंट हो, डायबिटिक पेशेंट हो। नंबर 2, कुछ थोड़ी बहुत हिदायतें ये होती हैं कि जैसे अगर आपकी WBC काउंट्स कम है या प्लेटलेट काउंट कम है, थोड़ा वेट कर सकते हैं। अगर आपको स्तन कैंसर हुआ है तो अपोजिट साइड में आप वैक्सीन लगवाइए, सेम साइड पे ना लगवाएं। कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, कोई भी चलेगा, दोनों सेफ हैं, दोनों ही इफ़ेक्टिव है। तो मेरी हाथ जोड़ के सबसे गुजारिश है कि वैक्सीन लगवाइए और स्वस्थ रहिए। और समय को देखते हुए एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि दूसरी लहर से हम यहाँ निकले हैं और तीसरी लहर का भी खतरा मंडरा रहा है, जो खबरें हम सुन रहे हैं कि थर्ड वेव भी आ सकती है। वहीं अभी कई तरह के वेरिएंट भी हम कोरोना के देख रहे हैं, डेल्टा प्लस की हम बात करें, फंगस, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, तो उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह से लोग लापरवाही ना बरतें और जागरूक रहें? जी, देखिए, दूसरी लहर आई इसीलिए थी कि हम लोग लापरवाह हो गए थे। हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दी, मास्क लगाना छोड़ दिया और बिल्कुल बेपरवाह हो गए थे, इसीलिए दूसरी लहर आई है। तो ये भी हमने देखा कि जो दूसरी लहर है वो पहली लहर से बहुत खतरनाक रही, और ये भी अनुमान है कि जो तीसरी अगर आती है तो वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगी। तो ये मान के कि वो हमको तीसरी लहर को नहीं लाना है, आप बेसिक जो कंसेप्ट है उसका, प्रोटोकॉल का फॉलो करें, मास्क बिल्कुल लगाएं घर से बाहर जाते हुए, हैंड वॉशिंग करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। मान के चलिए कि जब तक हमारा पूरे भारत देश में 0 तक कोरोना पेशेंट नहीं हो जाएंगे, तब तक हमको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है और वैक्सीन जरूर लगवाइए। डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। और डॉक्टर्स डे का आज का दिन हमने सभी डॉक्टर्स के नाम किया है और लगातार यही अपील कर रहे हैं कि वैक्सीन लगवाई है। थर्ड वेव की आशंका है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, लापरवाह होने की जरूरत नहीं है, जागरूक होना जरूरी है वैक्सीनेशन को लेके, क्योंकि ये अभियान चल रहा है कि अगर वैक्सीनेटेड पूरा देश हो जाता है तो कोरोना से कई हद तक हम लड़ाई जीत सकते हैं। और साधना न्यूज़ भी लगातार आपसे यही अपील करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। नमस्कार।